गजा के निहत्थे मुसलमानों पर कहर ढाने वाले इजरायली वजीर आजम खुद सख्त आजमाइश का शिकार हो गए हैं। करप्शन मुकदमात में अदालतों की खाक चाटते नेतन्याहू ने सदर से माफी की दरख्वास्त की, मगर अपोजिशन ने यह पेशकश सामने रख दी कि नेतन्याहू जुर्म तस्लीम करें, कौम से माफी मांगे और सियासत को खैराबाद कह दें। मगर इजरायली वजीर आजम ने इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए सियासत से किनारा कश होने से साफ इनकार कर दिया, जबकि माफी के बदले किसी भी किस्म की प्ली बागेन को भी मुस्तरद कर दिया गया है। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सदर आइजैक हर्ज़ोग को बाकायदा खत लिखकर करप्शन मुकदमात में माफी की दरख्वास्त की थी। नेतन्याहू ने सदर से इल्तिजा की थी कि उन पर रिश्वत, फ्रॉड और एतमाद में खयानत के मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन वो बेगुनाह है और इन मुकदमात की समात की वजह से उनकी हुकूमत चलाने की कारकर्दगी मुतासर हो रही है। उन्हें हफ्ते में 3 बार गवाही देना पड़ती है और इसकी वजह से मुल्क की क़यादत की जिम्मेदारी मुश्किल हो जाती है। लिहाजा सदर उन्हें माफ कर दें ताकि मुल्क एक बार फिर मुत्तहिद हो सके और कानूनी तनाज़े से इजराइल की तवज्जो अहम कौमी और सलामती के मामलात की तरफ वापस लौट जाए। खत में बेंजामिन नेतन्याहू के वकला ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया है कि इजरायली वज़ीर आज़म के बार बार अदालत पेश होने से समातें बोझ बन रही हैं और इससे कौमी मुफाद को नुकसान पहुंच रहा है। लिहाजा कौमी मुफाद के तहत सदर वज़ीर आज़म के लिए माफी का ऐलान करें। इजरायली सदर ने नेतन्याहू की इस दरख्वास्त को गैर मामूली करार देते हुए कहा है कि इसके अहम नताइज हो सकते हैं और सदर इस पर मुखलिसाना गौर करेंगे। मगर इस माफी की दरख्वास्त में इजरायली वज़ीर आज़म ने किसी भी गुनाह का एतराफ नहीं किया, बल्कि यह कहा कि उनकी माफी इजराइल को मुत्तहिद करने में मदद देगी। इजरायली वज़ीर आज़म के इस खत से पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजरायली सदर को यह खत लिखा था कि इजरायली वज़ीर आज़म को मुकम्मल माफी दे दी जाए। सदर ट्रंप ने खत में यह कहा था कि वो एक तारीखी वक्त पर इजरायली सदर को यह खत लिख रहे हैं। हमने मिलकर वो अमन हासिल किया कि जिसकी कम से कम 3000 साल से तलाश जारी थी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप बेंजामिन नेतन्याहू को मुकम्मल माफी दीजिए, जो एक मजबूत और फैसला कुन जंगी दौर के वजीर आजम रहे। सदर ट्रंप ने साथ ही यह भी कहा कि वो इजराइल के अदालती निजाम की आजादी का मुकम्मल एहतराम करते हैं, लेकिन सदर ट्रंप का यह मानना है कि नेतन्याहू के खिलाफ यह मुकदमा सियासी और नाजायज है। सदर ट्रंप ने इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट और इजरायली पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान भी इजरायली वजीर आजम के लिए सदारती माफी की तजवीज दी थी। इन दरख्वास्तों और तजवीज़ के बावजूद मगर इजरायली सदर के पास सिर्फ सजा याफ्ता मुजरिमों को माफ करने का इख्तियार है। इजरायली आइन के तहत सदर सिर्फ ऐसे मुजरिमों को माफी दे सकते हैं कि जिन्हें अदालत ने सजा सुनाई हो, कन्विक्ट किया हो या ऐसे मामलात कि जिनमें कानूनी अमल मुकम्मल हुआ हो। मगर नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमात अभी ज़ेर समात हैं, इसलिए इजरायली सदर के लिए माफी देने का यह फैसला कानूनी और सियासी लिहाज से गैर मामूली तस्वुर किया जा रहा है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू और उनकी अहलिया पर एक मुकदमे में ये इल्जाम है कि उन्होंने अरबपति अफराद से सियासी फवायद के बदले $2,60,000 से जायद की लग्जरी अशिया वसूल की। दीगर 2 मुकदमात में उन पर इल्जामात आयद किए गए हैं कि उन्होंने 2 इजरायली मीडिया इदारों से ज्यादा साजगार कवरेज हासिल करने की कोशिश की। अब नेतन्याहू सदारती माफी से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। अपोजिशन भी नेतन्याहू को माफी की इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए ये कह चुकी है कि इजरायली सदर नेतन्याहू को माफी नहीं दे सकते। ये माफी इजराइल के जमहूरी इदारों को कमजोर करके खतरनाक मिसाल कायम कर सकती है, जिससे नेतन्याहू कानून से बालातर तसव्वुर होंगे। इजराइल के अपोजिशन रहनुमा यार लपीद ने माफी की इस दरख्वास्त पर इजरायली वजीर आजम को यह पेशकश की है कि वो पहले जुर्म तस्लीम करें, कौम से माफी मांगें और सियासत से फौरी अलहदगी का ऐलान कर दें तो उन्हें माफी दी जा सकती है। कुछ अपोजिशन रहनुमा का यह मौकफ है कि अगर नेतन्याहू माफी चाहते हैं तो उन्हें सियासी जिम्मेदारी के तहत इस्तीफा दे देना चाहिए। नेतन्याहू के गिर्द घेरा तंग हो रहा है नाजरीन, और अपोजिशन इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। नेतन्याहू के ही दोस्त साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर को भी गजा अमन काउंसिल से फारिग कर दिया गया है। अरब और मुस्लिम ममालिक के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, रिजर्वेशंस और एतराज़ात पर टोनी ब्लेयर को हटा दिया गया है और वो अब एक छोटी एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल होंगे। चंद दिन पहले इजरायली वजीर आजम ने टोनी ब्लेयर के साथ एक खुफिया मुलाकात भी की थी। मुलाकात का मकसद गजा में इंतजामात के हवाले से गुफ्तगू शनीद बताया गया था, मगर टोनी ब्लेयर के किरदार पर इस्लामी ममालिक को एतराज़ था। यह ख्याल किया जा रहा है कि टोनी ब्लेयर इजरायली वजीर आजम के प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए कोशां हैं। उन पर यह एतराज़ भी उठाया गया है कि टोनी ब्लेयर इजराइल की जानिब झुकाव भी रखते हैं और इजराइल की जानिब से गजा में येलो लाइन का क़याम और इसे कानूनी हैसियत देने की तजवीज़ के पीछे भी टोनी ब्लेयर का किरदार अहम है। गजा अमन काउंसिल से टोनी ब्लेयर को हटाए जाने पर हमास ने भी इसका खैर मकदम किया है।
हमास के ओहदेदार ताहिर अल-नोनो ने मौक़िफ़ देते हुए ये बताया है कि वो इससे पहले भी बार बार सालिसों से ये मुतालबा कर चुके हैं कि टोनी ब्लेयर को किसी भी इदारे में शामिल ना किया जाए। हमास रहनुमा ने यह पेशकश भी की कि हमास तवील मुद्दती जंगबंदी के लिए तैयार है, लेकिन इजरायली हुकूमत मुकम्मल जंगबंदी की तमाम शराइत को पूरा करे। लेकिन हमास की इस पेशकश के बावजूद भी इजराइल ने इसे बाकायदा सरहदी लाइन करार दे दिया है। नाज़रीन, इतवार के रोज इजरायली आर्मी चीफ ने एक बयान में वाज़ेह किया कि गजा में जिस हदबंदी लकीर तक इजरायली फौजी महदूद हो गए हैं वो एक नई सरहद है, अ न्यू बाउंड्री। गजा की पट्टी के वसी इलाकों पर हमारा कंट्रोल है और हम इन दफाई खतूत पर कायम रहेंगे और ये येलो लाइन इजराइल की फॉरवर्डेड डिफेंस लाइन और ऑपरेशनल सरगर्मियों की लाइन के तौर पर काम करेगी। इजराइल की इस नई सरहदी लकीर के क़याम के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे पर सवालिया निशान लग गया है और इस नई सरहद से फलस्तीनी इलाकों में जोग्राफियाई हदूद और इंतजामी कंट्रोल के मसाइल मजीद पेचीदा होंगे। मुस्तकबिल और मुस्तकिल अमन का ख्वाब चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। इजराइल की जंगी इक़दामात, कब्जे और आर्जी जंगबंदी के बावजूद मुसलसल हमलों से आलमी बरादरी में तशवीश गहरी हो रही है। दुनिया भर में फलस्तीनियों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया जा रहा है। दुनिया में गजा के दर्दनाक वाक़े पर मबनी फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म की कैटेगरी के लिए नामजद हो चुकी है। ये फिल्म फलस्तीन की उस 6 साला बच्ची हिंद रजब की जिंदगी के दिल दहला देने वाले आखिरी लम्हात की अक्कासी करती है। नाजरीन, के जब जनवरी 2024 को इस मासूम बच्ची का खानदान गजा से नकल मकानी की कोशिश कर रहा था कि इस दौरान इजरायली फोर्सेस ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। इजरायली फौजियों की फायरिंग से नन्ही हिंद रजब के खानदान के 5 अफराद शहीद हो गए, जबकि ये बच्ची शदीद जख्मी हो गई। इसने रेस्क्यू के लिए पैलेस्टाइन रेड क्रेसेंट सोसाइटी को कॉल करके मदद की दरख्वास्त की और ये कॉल ही इस फिल्म की कहानी का बुनियादी नुक्ता है। इस कॉल के बाद जब तक रजाकार वॉलंटियर्स मदद को पहुंचे, हिंद रजब जख्मों की ताब ना लाते हुए जामे शहादत नोश कर गई थी। फिल्म की कहानी इसी बच्ची के गिर्द घूमती है और इस फिल्म ने रवां साल वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दूसरा बड़ा अवार्ड जीता है। बताती चलूं आपको कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को 23 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दी गई। लोगों ने 23 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाई। ये फिल्म महज एक फिल्म नहीं है बल्कि एक दस्तावेजी गवाही है। नन्ही हिंद रजब की आखिरी कॉल, उसकी चीखों पुकार और उसकी खौफजदा आवाज़ कि जो दुनिया को झंझोड़ने के लिए काफ़ी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी तब भी और शायद आज भी नहीं है। फिल्म की हदायतकारा का यह कहना है कि ये फिल्म इसलिए ज़रूरी है ताकि गजा के लोग सिर्फ शहादतों के स्टेटिस्टिक्स और आदाद शुमार ना बन जाएं, बल्कि उनकी आवाज़ और चेहरा भी दुनिया के सामने आ सके। द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ वॉर। इस फिल्म के जरिए गजा के शहीद होने वालों को एक आवाज़ और एक सूरत की शक्ल दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। गजा की हमेशा के लिए खामोश करा दी गई आवाज़ों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की गई है और 6 साला हिंद रजब की आवाज़ अब पूरी दुनिया में गूंज रही है। थोड़ा सा वक्फा लेंगे, वी गोना बी राइट बैक।